Yes, are you excited? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. How's the Josh? Fine, sir. How's the Josh? Fine, sir. Excited? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. How's the Josh? Fine, sir. How's the Josh? Fine, sir. How's the Josh? Fine, sir. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज मेरे साथ मैं अमित चौधरी सिग्मा साइंस क्लासेस से आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिजिक्स। ये फिजिक्स फंडामेंटली है क्या? फिजिक्स के सारे फंडामेंटल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। आई एम सॉरी, सारे तो नहीं कर सकते, बट फंडामेंटल्स को हम टच करेंगे, फिजिक्स के फंडामेंटल्स को, कि बेसिकली ये क्या चीज है, क्यों हमें फिजिक्स पढ़नी है। बेटा, ये ऐसा चैप्टर है जिससे ना तो आपके स्कूल के एग्जाम्स में ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जनरली, बट स्टिल ये इंट्रोडक्शन है। तो जो आप पढ़ने जा रहे हैं, पहले आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। मान लीजिए आप गोवा घूमने जा रहे हैं, तो गोवा के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन तो आप आगे पीछे से सर्च करते हैं। गोवा कैसी जगह है, वहां रहने के लिए कौन कौन सी जगह है, देखने के लिए कौन कौन सी जगह है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो वही थोड़ा सा एक्सप्लोर हम करेंगे फिजिक्स के बारे में इस चैप्टर। तो चलिए मेरे साथ इंटरेस्टिंग फिजिक्स के पहले लेक्चर में क्लास 11th के, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये फिजिक्स फंडामेंटली क्या चीज है। सबसे पहले बेटा जी बात करते हैं, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज साइंस। साइंस, जिसे हिंदी में हम विज्ञान कहते हैं, अरबी में हम इसे इल्म कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होंगे, बट ये साइंस चीज क्या है? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिक्स एंड फैक्ट्स। ये सिस्टमैटिक है और ऑर्गेनाइज्ड है क्या? सेट ऑफ नॉलेज। जो भी नॉलेज हमने हमारी पीढ़ियों से इकट्ठी की है, पीढ़ी दर पीढ़ी एवोल्यूशन के साथ साथ हमने जो नॉलेज एक्वायर की है, ये उस सारी नॉलेज की एक्यूमुलेशन इसमें है। लेकिन इसमें कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जिसमें कोई भी कुछ भी कह दे कि भैया बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो बुरा हो जाएगा, वो साइंस में हम इंक्लूड नहीं करते। हम इसमें वही चीजें इंक्लूड करते हैं विच आर बेस्ड ऑन लॉजिक्स एंड फैक्ट्स। बार बार एक्सपेरिमेंट करके उनके लॉजिक्स और फैक्ट्स डिराइव करके, एक्सट्रैक्ट करके, समझने के बाद हमने जो नॉलेज एक्यूमुलेट किया, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज साइंस। गॉट इट? तो बेटा, साइंस के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट इज साइंटिफिक प्रोसेस। साइंस की ये जो जितनी भी नॉलेज हमने एक्यूमुलेट किया, जो आप लोग पढ़ेंगे अपनी बुक्स में, ये हमने किस तरीके से, किस प्रोसेस से एक्यूमुलेट की है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइंटिफिक प्रोसेस। इस साइंटिफिक प्रोसेस में कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है बेटा जी केयरफुल ऑब्जर्वेशन। जब भी आप कोई फिनोमिना देखते हैं तो आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, न्यूटन ने सेब गिरता हुआ देखा, उसने केयरफुली इसको ऑब्जर्व किया। तो जैसे ही पहले हम फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं, किसी ने रेनबो की फॉर्मेशन ऑब्जर्व की, किसी ने देखा भाई सुबह सूरज यहां से निकला था, शाम को सूरज यहां पे चला गया, इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले किसी फिनोमिना को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है। तो पहला स्टेप हमेशा क्या रहता है? दैट इज केयरफुल ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद अगला स्टेप आता है साइंस में बेटा जी एक्सपेरिमेंटेशन। इनफैक्ट एक्सपेरिमेंटेशन स्टेप को अगर मैं सेकंड नंबर पे रखूं तो ये गलत होगा। ये हर स्टेप में एक्सपेरिमेंटेशन लगातार चलती रहती है किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस के दौरान। बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए सेब गिरा, तो न्यूटन ने अब एक पत्थर गिरा के देखा, किसी और बॉडी को गिरा के देखा, तो बार बार रिपीट करके ये एक्सपेरिमेंट्स हमने किए। हमने रेनबो की फॉर्मेशन देखी, इसके पीछे का रीजन वर्कआउट किया। फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमने लैब में करके देखे। हमने प्रिज्म बनाया, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करवाई और देखा क्या उसमें से भी वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो पा रही है। तो बार बार रिपीटेडली हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सेकंड स्टेज आ जाती है एक्सपेरिमेंटेशन। हालांकि एक्सपेरिमेंटेशन इसके आगे भी कंटिन्यूड रहती है। सो केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन, सिस्टमेटिक और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम ये एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। उसके बाद आती है बेटा रीजनिंग। हम रीजन वर्कआउट करते हैं कि ये फिनोमिना किस कारण से हो रहा होगा। जब ये रीजनिंग करते हैं, इस रीजनिंग को हम एक नाम और भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है प्रिडिक्शन ऑफ द रीजन। हम नहीं जानते ये करेक्ट है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। जब कोई हाइपोथेसिस दी जाती है तो उसमें गलती की संभावना हमेशा रहेगी, और हाइपोथेसिस देने वाला भी ये चीज जानता है कि ये गलत हो सकती है। उस एक्सप्लेनेशन, उस रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। जैसे
न्यूटन ने सेब गिरता हुआ देखा तो उसने हाइपोथेसिस दी कि शायद अर्थ इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होगी। फिर उसने उसके बाद हाइपोथेसिस दी, नहीं सिर्फ अर्थ नहीं, इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज जिनके पास मास है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद आता है बेटा मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब उसके लिए कोई मैथमेटिकल सपोर्ट होनी चाहिए कि अगर दो बॉडीज के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट कर रही है वो कितनी होगी। कोई ना कोई ऐसा मैथमेटिकल मॉडल, कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला हमारे पास आ जाए जिसकी हेल्प से हम किन्हीं दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स डिटरमिन कर पाए, ठीक है। ऐसे ही फिनोमेना हमने ऑब्जर्व किया, भाई लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटेशन की, फिर रीजनिंग की, फिर रीजनिंग के बाद फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग पे आ जाएंगे आगे। तो इस मैथमेटिकल मॉडलिंग को हम थ्योरीफिकेशन भी कह सकते हैं कि इसके बाद हम थ्योरी दे देते हैं, देन इट बिकम्स अ थ्योरी। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग को क्या कहते हैं हम? थ्योरी। उसके बाद आता है बेटा अगला स्टेप, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ सच थ्योरीज। ये थ्योरी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो पहले तो थ्योरी देने वाला खुद उसको एक्सपेरिमेंट करता है उस पर, फिर उसको फॉल्सिफाई या वेरीफाई करता है, फिर ये थ्योरी वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट कम्युनिटी के पास प्रोपेगेट करती है। सभी लोग अपने अपने लेवल पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन से चेक करते हैं क्या ये थ्योरी करेक्ट है कि नहीं है। अगर तो फॉल्स है तो डिस्कार्ड कर दी जाती है, अगर वेरीफाई हो जाती है तो ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन कई सालों तक चलते हैं। तो जब थ्योरी वेरीफाई हो जाए, उसमें कोई फ्लॉ ना दिखे, कोई एरर ना दिखे, तब जाके वो थ्योरी बन जाती है बेटा लॉ या प्रिंसिपल। जैसे आपने बहुत सारे लॉज पढ़े हैं, लॉ कहें या प्रिंसिपल कहें एक ही बात है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कूलम्स लॉ, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। तो इस फिजिक्स में बहुत सारे लॉज हैं। अगर हम देखा जाए तो साइंस में बहुत सारे लॉज हैं जो अलग अलग फिनोमिना को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा जी क्विकली मैंने आपको बताया ये था हमारा साइंटिफिक प्रोसेस, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने बात की थी बेटा साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ नॉलेज। तो बेटा जब मैं नॉलेज की बात करूं, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान, ये ज्ञान क्या चीज है बाकी लोगों को तो पता नहीं भाई, बट हमारे देश में पीढ़ी दर पीढ़ी हमें यह सिखाया गया है कि ज्ञान हमारे अंदर से बाहर आता है, ना कि बाहर से अंदर। नॉलेज बेटा अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं जाती। समझना इस चीज को ध्यान से। ऐसा नहीं है कि ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, ये नॉलेज ऑलरेडी आपके अंदर है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, आपने कभी भी ना पढ़ा हो, फिर भी ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन आपके, ये नॉलेज आपके अंदर है। बट वो नॉलेज बाहर नहीं हुई, वो नॉलेज बाहर नहीं आई, वो आपकी यू कैन से करंट नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो पाई, वो पोटेंशियल नॉलेज अभी। तो दो तरह की नॉलेज होती, एक होती है करंट नॉलेज, एक होती है पोटेंशियल नॉलेज। करंट जो अपीयर हो चुकी है आपके सामने, जिसको आप यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल जो अंदर दबी हुई है, सोई हुई है। जैसे बेटा जी अगर आपसे एक चीज पूछूं, ये जो सीड है ये लिविंग है कि नॉन लिविंग? जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो नॉन लिविंग है। उसी सीड का आटा बना के हम लोग खा जाते हैं तो नॉन लिविंग है। लेकिन उसी सीड पे थोड़ा पानी छिड़क के अगर हम जमीन में फेंकते हैं उसको, तो उसके अंदर से स्प्राउट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, नए प्लांट्स निकलते हैं, नई लाइफ उसमें से ओरिजिनेट होती है। इसका मतलब सीड लिविंग भी है। तो एक्चुअली सीड के स्टेट में, सीड डॉर्मेंट स्टेट में है। डॉर्मेंट का मीनिंग होता है सोया हुआ। जैसे सोया हुआ आदमी देखने में एक मरे हुए आदमी की तरह लगता है, उसको कोई फीलिंग्स नहीं, उसको कोई पता नहीं उसके आगे पीछे कोई आदमी क्या काम कर रहा है, ठीक है। ठीक इस तरह से सीड सोया हुआ है वो लिविंग, बट वो सोया हुआ है। तो वैसी नॉलेज आपके अंदर ऑलरेडी है, जो आपने पढ़ना है 11th में, 12th में, या थ्रू आउट योर लाइफ जो आगे आप चीजें पढ़ेंगे, वो ऑलरेडी नॉलेज आपके अंदर है, बट वो सोई हुई है। अब हम टीचर्स या बुक्स क्या काम करते हैं, हम आप ही के अंदर की नॉलेज को स्टिम्युलेट करते हैं। वी आर स्टिमुलेंट्स। जैसे सीड के ऊपर पानी नहीं छिड़केंगे तो उसमें से सीडलिंग नहीं निकलेगा, प्लांट स्प्राउट नहीं करेगा। सिमिलरली वो पानी छिड़कने का काम हम लोग करते हैं। पानी छिड़कने का काम ये बुक्स करती हैं, टीचर्स करते हैं आपके लिए, ताकि आपके अंदर की नॉलेज निकल के बाहर आए। एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने किसी टाइम पे टेबल पढ़ने स्टार्ट किए थे, पहली बार टेबल आपने क्रैम किए होंगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। तो इस तरह से टेबल आपने क्रैम किए। तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर से आपकी ओर आती है, वो टीचर दें, बुक दें, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन आपके लिए, वो आपकी नॉलेज नहीं अभी तक। तो जब पहली बार टेबल आपने क्रैम किया था, वो आपकी इंफॉर्मेशन थी। जब पहली बार आपको एबीसी क्रैम करा दी गई थी, तो वो इंफॉर्मेशन थी, वो भी आपकी नॉलेज नहीं बनी। नॉलेज कब बनी? जब अंदर जाके उसने नॉलेज के सीड्स को स्प्राउट कराया। जब आपको यह पता चला कि अगर 5 रुपीज की एक टॉफी आ रही है, मैं 4 टॉफीज खरीदने जाऊंगा, तो 4 टॉफीज के लिए मुझे कितने पैसे पे करने हैं? 5 × 4 20 रुपीज।
देन इट बिकम्स योर नॉलेज। तो सिमिलरली पहले आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन अंदर नॉलेज के सीड्स को स्प्राउट कराती है, तब अंदर से नॉलेज बाहर आती है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। जैसे आज आपके दिमाग में जितनी भी नॉलेज है, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। हाँ, वो मेहनत सहज ही होगी, पता ही नहीं चला। जब पहली बार आप बेटा स्कूल गए होंगे, आपके पेरेंट्स स्कूल के गेट के बाहर रोए होंगे, आप स्कूल के गेट के अंदर रोए होंगे, बहुत तकलीफ का टाइम था। लेकिन अगर आपको वो तकलीफ उस दिन ना दी जाती तो सोचिए आज क्या होता। क्या जितनी नॉलेज आपने एक्यूमुलेट किया, क्या ये आपके पास होती? तो नॉलेज एक यू कैन से कि नॉलेज आपके अंदर ग्रो कराने के लिए थोड़ी तकलीफ आपको देनी पड़ेगी। जमीन में जब हम प्लांट्स ग्रो कराते हैं तो जमीन की खुदाई करते हैं पहले, तो वैसा ही यहां पे है बेटा, थोड़ी पेन आपको बियर करनी पड़ेगी, थोड़ी तकलीफ आपको बियर करनी पड़ेगी। वो तकलीफ कहां पे होगी? यहां पे। देखिए, लिविंग बीइंग के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जब तक हम जिंदा हैं तो हमारे अंदर बेटा कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। देखिए, आपके शरीर में कट लगता है, बॉडी उसको खुद ही हील कर लेती है। बॉडी के अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि वो खुद ही उसको हील कर सकती है, अपने आप होता ना। तो वैसे ही बेटा, जब आपसे कोई क्वेश्चन ना निकले तो वो एक स्टिमुलस जाता है आपकी बॉडी के अंदर कि देयर इज सम प्रॉब्लम। जैसे कट लगा तो वो स्टिमुलस गया, देयर इज सम प्रॉब्लम, अब हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना है। तो वैसे ही जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी बॉडी के अंदर एक स्टिमुलस जाता है, भाई दिस इज अ प्रॉब्लम, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट। तो वो उसको स्टिमुलेट करता है एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। तो आपके यहां पे एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, और आप ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। जरा याद कीजिए, पिछली क्लासेस में कभी ना कभी मैथमेटिक्स में, साइंस में कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आया होगा, आपने बहुत कोशिश की, नहीं समझ आया, आपने सोचा चलिए किसी टीचर से, किसी फ्रेंड से हेल्प लेते हैं नेक्स्ट डे। लेकिन आपने क्या देखा, बाय चांस आप भूल गए, कुछ दिन के बाद, नेक्स्ट डे या आफ्टर अ डे और टू, कुछ दिनों के बाद दोबारा आपने बुक खोली, वही क्वेश्चन आपके सामने आया, और सामने आते ही विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपके दिमाग के अंदर एक लॉजिक अपियर हो गया, अरे हाँ यार, ये क्वेश्चन तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सोचिए, याद कीजिए कि आपके साथ ऐसा हुआ पास्ट में। एक्चुअली क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आपसे नहीं निकला तो उसने एक स्टिमुलस दिया कि भैया यू आर लैकिंग इन समथिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम। और जब तक हम जिंदा है, हमारी बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी है सॉल्यूशन मेकिंग। ठंड लगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गर्मी लगे तो हमारी बॉडी पसीना सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हर सिचुएशन से डील करने के लिए एक अंदर ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस है, नेचुरल इंटेलिजेंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है ना, वैसे एक नेचुरल इंटेलिजेंस आपकी बॉडी के अंदर जो उस तरह की प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली डील कर सकती है। तो जैसी प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम इज अ स्टिमुलस फॉर न्यू ग्रोथ। तो जब आपके ब्रेन को वो प्रॉब्लम दिखी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तकलीफ हुई, तो ब्रेन ने काम करना शुरू कर दिया। अब आप सो भी रहे थे, सबकॉन्शियस लेवल पे आपका ब्रेन काम कर रहा था एक नया सॉफ्टवेयर पैदा करने के लिए। अगली बार जब आपने बुक खोली तो वो सॉफ्टवेयर इसके पास था, आप बड़ा क्विकली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, राइट। तो याद रखिए, नॉलेज सीड्स की फॉर्म में है। ये नॉलेज किस तरह से ग्रो करेगी, बस आपको सिस्टम को फॉलो करते जाना है, हर दिन नए स्टिमुलस लेते जाना है। जो प्रॉब्लम आती है बेटा जी, डिस्कस करनी है आपने, इसके बाद ऑटोमेटिकली आप ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इंटरेस्टिंग फिजिक्स। मैं हमेशा इसे फिजिक्स ना कह के इंटरेस्टिंग फिजिक्स कहता हूं। भाई क्या करें, है ही इतनी इंटरेस्टिंग। एक बार दिल लगा के देखिए, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आपके सामने प्रूव करूंगा कि ये फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। जरा पहले फिजिक्स के फंडामेंटल्स पे आते हैं। ये फिजिक्स वर्ड कहां से आया बेटा जी? फिजिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूजिस। अब यहां पे ये बात आ गई, भैया ग्रीक भाषा ही क्यों लिया गया रेफरेंस? क्योंकि ये ग्रीक लैटिन लैंग्वेजेस जो हैं, आप जितनी भी साइंसेस पढ़ते हैं, इसमें जितने सिंबल्स हैं, जैसे आप सिंबल पढ़ते हैं लैम्डा, म्यू, न्यू, अलग अलग तरह के सिंबल्स आप पढ़ते हैं, ये सारे के सारे सिंबल्स इन्हीं लैंग्वेजेस से लिए गए, क्योंकि दीज लैंग्वेजेस आर एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस। अब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ये जो एक्सटिंक्ट लैंग्वेज है, अब उसमें कोई नई चेंज नहीं लाई जा सकती। जैसे इंग्लिश लिविंग लैंग्वेज है, तो आज भी इसमें कोई इंटेलेक्चुअल्स बैठ के इंग्लिश में कोई नया रूल, और हर साल ऐसा होता रहता है, नए नए रूल्स आते रहते हैं, तो नई नई चेंजेस इसमें आ सकती हैं। सो ग्रीक इज एक्सटिंक्ट लैंग्वेज, इसलिए जब भी हम रेफरेंस लेते हैं ग्रीक लैंग्वेज से लेते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज में फिजिक्स वर्ड कहां से आया है हमारे पास? फिजिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फ्यूजिस। What does fuses mean in Greek? Fuses means nature. So, what is physics? Physics is just the study of nature and natural phenomena. Physics is the mother of all the sciences. क्योंकि सारी साइंसेस नेचर के किसी ना किसी डोमेन को स्टडी कर रही हैं। तो what is physics? It is the study of nature and natural phenomena. तो पूरी की पूरी फिजिक्स में आप सारी के सारी नेचर को पढ़ सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल आपने नेचर में, अभी मैंने एग्जांपल दी थी, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये फिनोमिना बार बार देखा हमने, तो हमने इसको समझने की कोशिश की, पता चला जी एक्चुअली सन अपनी जगह पे फिक्स्ड है। हालांकि पहली थ्योरी ये भी आई थी कि अर्थ सेंटर पे है और सन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद ये थ्योरी चेंज हो गई, उसके बाद आई हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, नहीं भैया सन सेंटर पे और अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और सिर्फ रिवॉल्व नहीं कर रही बल्कि अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, राइट। तो इसके सिवाय हमने और बहुत सारे फिनोमिना इस नेचर के अंदर ऑब्जर्व किए। हमने देखा अचानक बारिश हो रही थी, बिजली कड़की, किसी पेड़ पे गिरी और पेड़ अचानक से जल गया। तो ऐसा क्या हुआ? वो इलेक्ट्रिसिटी एयर के अंदर कहां से आई? और ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी थी कि शायद पूरी सिटी की सप्लाई पूरे वीक में इतनी जितनी आप सिटी में सप्लाई देते हैं, वो एक ही जगह पे वो इलेक्ट्रिसिटी गिर गई अचानक से। वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, और एयर इंसुलेटर है, एयर में से कैसे फ्लो करती हुई आई। तो ये सब चीजें नेचर में हो रही हैं, हम इन सब चीजों को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं वॉल्केनिक इरप्शन हो रही हैं, हम देख रहे हैं भूकंप आया, ये जमीन हिली, कैसे हिली, ये सब चीजें बेटा फिजिक्स के डोमेन में, ठीक है। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इस नेचर में जो कुछ है वो सब कुछ फिजिक्स के अंदर आएगा, राइट। फिजिक्स इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ऑल्सो, बट मैथमेटिक्स से एक कदम आगे रहते हैं हम फिजिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में जनरल रूल्स हैं, एक्सियम्स हैं, थ्योरम्स हैं, लेकिन फिजिक्स में हम केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स ये कहता है अगर इन दो बॉडीज के पास मास है, फिजिक्स में हमने कहा जी इनके बीच में एक फिनोमेना ऑपरेट करेगा, ग्रेविटेशन। मैथमेटिक्स यूज करें, फॉर्मूला यूज करें, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू डिटरमिन करके हमें दे देगा। बट फिजिक्स में हम ये जानते हैं वो वैल्यू इतनी नेग्लिजिबल है, वो नंबर इतना छोटा नंबर है, वो 10 टू द पावर -11 न्यूटन के ऑर्डर का नंबर है, कि ये प्रैक्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फिजिक्स में हम एक कदम आगे रहते हैं, हम केस सेंसिटिव होते हैं थोड़ा सा। एनीवे, दे आर क्लोजली रिलेटेड, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर क्लोजली रिलेटेड। फिजिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑल अदर साइंसेज इन फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जब मैंने बोला नेचर, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, अब आप देखिए एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ये इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है। जरा पूरी की पूरी नेचर को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इस नेचर में क्या क्या है। इंसान हैं, जानवर हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, नदियां, पहाड़, क्या सिर्फ यही नेचर है? नहीं भाई, इसके बाहर आओ, अर्थ, पूरा का पूरा प्लेनेट, पूरा सोलर सिस्टम ऑब्जर्व करो, सन के अराउंड कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पता नहीं हजारों लाखों सोलर सिस्टम होंगे इस यूनिवर्स के अंदर। तो पूरे यूनिवर्स को अगर आप देखो, जब मैं नेचर की बात कर रहा हूं तो नेचर मीन्स यूनिवर्स। तो दिस यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट टू थिंग्स बेटा, अगर ब्रॉड लेवल पे क्लासिफाई करके देखो, दैट इज मैटर एंड एनर्जी। सोच के देखो क्या कोई तीसरी चीज है? ये चांद, तारे, धरती, ये सब कुछ क्या मैटर है कि नहीं? इवन एयर जो आंखों से नहीं दिख रही वो भी मैटर है। व्हाट इज मैटर? थोड़ा सा याद करो जरा। एनीथिंग दैट हैज गॉट सम मास एंड व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। तो इस यूनिवर्स में या तो मैटर है या एम्प्टी स्पेस है, या मैटर है या खाली जगह, बाकी मतलब खाली जगह के अंदर कुछ जगह क्या है? मैटर। और पूरे यूनिवर्स को, एक और चीज है बेटा, साइंस में हम एक चीज कहते हैं, फिजिक्स में, यूनिवर्स लव्स सिमेट्री। यूनिवर्स लव्स सिमेट्री। व्हाट डज इट मीन? ये बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा जब तक आपको फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, बार बार यूनिवर्स की सिमेट्री अलग अलग चीजों में आपको दिखाता है, राइट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मैटर एंड एनर्जी, इस यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, मैटर एंड एनर्जी। जो एनर्जी है बेटा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ये वैक्यूम से भी ट्रेवल करते हुए चली जाती है। आप मोबाइल पे अगर अभी देख रहे हैं वीडियो, तो मोबाइल के पास जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल किस नेचर का है? वो रेडियो वेव्स है। तो रेडियो वेव्स अगेन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस यूनिवर्स में दो ही चीजें, या तो मैटर या तो एनर्जी, राइट। What is energy? Energy is basically the ability to do work. अगर आपके पास एनर्जी हो तो आप कोई काम कर पाएंगे। मेरे पास एनर्जी है मेरे मसल्स में, तो मैं काम कर पाऊंगा। मैंने इस बॉडी को पकड़ के फेंका, ये बॉडी रेस्ट में थी, इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? मोशन वाली। मोशन वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिएगा, जिस बॉडी के पास एनर्जी है वो वर्क कर सकती है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। और अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे वर्क कर रही है तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जिस बॉडी पे वर्क किया जा रहा है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यही पत्थर जाके पानी के सरफेस पे गिरा, मैंने वर्क किया, मैंने एनर्जी दी पत्थर को, अब पत्थर एनर्जी लेके जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी। वो पत्थर जैसे ही पानी के सरफेस पे गिरा, उसने वो एनर्जी ट्रांसफर की पानी के सरफेस पे, तो पानी के सरफेस पे रिपल्स की फॉर्मेशन होनी शुरू होगी। और जैसे ही पानी के सरफेस पे पत्थर गिरा, छपाक की आवाज आई एक,
वो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी थी? साउंड। तो वो जो मेरे मसल्स के अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी, पहले वो काइनेटिक बनी, फिर वो साउंड बनी, फिर वो पानी में दोबारा मैकेनिकल एनर्जी बन गई है, राइट? तो इस यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। पहले हम ये मानते थे मैटर अलग से कंजर्व्ड, एनर्जी अलग से कंजर्व्ड है। टोटल मैटर उतना ही रहता है, मैटर ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ये हम मानते थे। सिमिलरली फॉर एनर्जी, कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बट ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ऐसा हम मानते आ रहे थे। और काफी हद तक ये सही भी है। मान लीजिए आपके पास लकड़ी का एक ढेर है, आपने 1 क्विंटल लकड़ी जला दी, आपके हाथ में कुछ ग्राम राख बची, तो क्या वो बाकी वाला मास डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं, वो कहां चला गया? किसी दूसरी फॉर्म में। उसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड, अलग अलग फॉर्म में, लेकिन वो है कहां? इसी एनवायरनमेंट में। तो मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है। मास इज कंजर्व्ड, एनर्जी अलग से कंजर्व्ड है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ये गलत नहीं है। बट बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें हम साइंटिस्ट ऑफ द मिलेनियम कहते हैं, इन्होंने एक नया रिलेशन हमें दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्होंने एक रिलेशन दिया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इन्होंने कहा इस रिलेशन को हम बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कि मास और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों अलग है ही नहीं, दोनों एक ही चीज की अलग अलग फॉर्म्स है। दोनों एक ही चीज की अलग अलग फॉर्म्स है। कभी कभी हम चाहें, जैसे एक ईंट आप यहां से गिराओ नीचे, वो छोटे हिस्सों में टूटेगी सॉरी, उसके छोटे हिस्सों को और जोर से कोलाइड कराओ, वो और छोटे हिस्सों में टूटेंगे। तोड़ते तोड़ते किसी भी मैटर पार्टिकल को आप सबसे छोटे लेवल पे आ जाओ, तो किस लेवल पे आओगे? एटम के लेवल पे। एटम को भी तोड़ दो, अंदर क्या बचे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनमें से सबसे लाइट पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। वो इतना छोटा और सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जैसे दो पार्टिकल्स को, रिमेंबर, दो इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसे दो पार्टिकल्स को, ये बाद में डिस्कस करूंगा, अभी बहुत सारी डिटेल्स बता दी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब इतने छोटे दो पार्टिकल्स को बड़ी हाई वेलोसिटी से कोलाइड करो तो ये और टूटेंगे, इतने छोटे हो जाएंगे, इतने टूटेंगे कि अब मैटर बचेगा ही नहीं। वो मैटर बहुत सारी एनर्जी क्रिएट करेगा, वो मैटर बहुत सारी एनर्जी क्रिएट करेगा। मतलब मैटर डिस्ट्रॉय हो सकता है, थोड़ा सा मैटर डिस्ट्रॉय करके बहुत सारी एनर्जी पैदा की जा सकती है, बहुत सारी एनर्जी को कंडेंस करके थोड़ा सा मैटर पैदा किया जा सकता है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे फिजिक्स में। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये हमें रिलेशन दिया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कि अगर m मास कभी गायब हो जाए, m मास कभी गायब होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। व्हाट इज C? C इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर सेकेंड में लूं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में ये इतनी होगी, ठीक है? और ऐसा कहां होता है? ऐसा होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा। फिशन एंड फ्यूजन, नहीं भी पढ़ा तो छोड़ दीजिए। सन की एनर्जी का सोर्स, स्टार्स की एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करके बड़ा बनाते हैं। और हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए जाने वाले एटम बम्स के अंदर न्यूक्लियर फिशन रिस्पॉन्सिबल है। फिशन में बड़ा न्यूक्लियस टूटता है छोटे न्यूक्लियाई में, और बहुत ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअली कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर आप लें तो वहां पे जो रिएक्टेंट्स का मास था वो थोड़ा ज्यादा था। जब वो प्रोडक्ट्स बने तो थोड़ा सा मास इस प्रोसेस में गायब ही हो गया, वो वहां मिला ही नहीं हमें। जब वो मास गायब हो गया तो कहां गया? वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और देखो C की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 16। मान लीजिए एक छोटा सा मास 1 ग्राम, 1 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में लिखूं तो इट इज 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। अगर 1 ग्राम मास को पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो देखो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 16, तो ये कितनी एनर्जी आनी चाहिए? 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल ऑफ एनर्जी। ये बहुत बड़ा नंबर है बेटा, कितना बड़ा नंबर है। देखो जब भी हम 10 की पावर में ये वैल्यूज लिखते हैं, हमारा ब्रेन अक्सर अंदाजा नहीं लगा पाता। वही बात हो गई इंफॉर्मेशन और नॉलेज वाली। मैं आपको अंदाजा लगाने के लिए एक टेक्निक बताता हूं, एक सिंपल तरीके से। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, 9 को 10 लिखूं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 14 जूल एनर्जी हमने रिलीज की। किससे? सिर्फ 1 ग्राम मास से। अब 10 टू द पावर 14 जूल, ये कितना बड़ा नंबर है। अगर आप 1 लाख इंसान लें, 1 लाख लोग, 1 लाख, 1 लाख पीपल, वो जन्म लिया उन्होंने, और मान लीजिए वो अपनी पूरी जिंदगी जीकर जा रहे हैं 90 टू 100 ईयर्स की, तो उनकी पूरी जिंदगी में टोटल जितने नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे, ये उतना बड़ा नंबर है।
एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ वन ह्यूमन बीइंग इज 10 to the power 9 सेकेंड। तो 10 to the power 9 को अगर 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। तो 10 to the power 5 मतलब 1 लाख, 1 लाख। अब सोचो 1 सेकंड को तो आप अच्छे से पहचानते हैं। अब सोचो अभी तक आपकी जिंदगी में कितने सेकंड हो चुके हैं, और 90 ईयर से ऊपर जब एज हो जाएगी कितने सेकंड्स होंगे। ऐसे ऐसे 1 लाख इंसान लोगों की पूरी जिंदगी में जितने सेकंड होंगे उनको अगर आप एड अप करो, वो पूरी जिंदगी अगर जी कर जा रहे हैं तो वो नंबर होगा 10 to the power 14। तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज की जा सकती है 1 ग्राम एनर्जी, 1 ग्राम मास से, अगर वो पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व्ड है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ये यूनिवर्स का एक फंडामेंटल फिनोमेना है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता, राइट? आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। ये रिलेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, E इज इक्वल टू mc²। ये बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? और ये इतनी एनर्जी है बेटा आपकी लाइफ लॉन्ग किचन की रिक्वायरमेंट जितनी भी होगी खाना बनाने की, इंक्लूडिंग घरों में जो शादियां हो रही हैं सब कुछ, वो भी इससे कम होगी। अब आप सोच रहे होगे इतना बड़ा जो किचन में एलपीजी गैस का सिलेंडर आता है वो बड़ी मुश्किल से 20 दिन नहीं चलता। एक्चुअली बेटा वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही, वहां मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वहां सिर्फ बॉन्ड तोड़ रहे हैं और बॉन्ड के अंदर छुपी हुई एनर्जी को हम बाहर निकाल के यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट? आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अभी मैं आपसे बात कर रहा था बेटा यूनिवर्स लव सिमेट्री। तो इस सिमेट्री में अगर हम एक चीज देखें, जैसे हमने कहा कि नेचर में 2 ही चीजें हैं, मैटर एंड एनर्जी। हम अपनी बात करें एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लाइफ, आप लोगों ने सुना होगा अलग अलग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में अक्सर कहते हैं बॉडी को भाई ये मिट्टी का पुतला है। व्हाट डज इट मीन? या कई लोग कहते हैं 5 तत्व का पुतला। तो तत्व मतलब मैटर, और हम कहते हैं इसके अंदर एक सोल है। कोई रूह कहता है, कोई सोल कहता है, कोई आत्मा कहता है। व्हाट इज दिस आत्मा? दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने सुना है आत्मा ना जल सकती है, ना मर सकती है, ना कट सकती है। तो आत्मा क्या है? एनर्जी। तो यूनिवर्स लव सिमेट्री। बड़े लेवल पे भी यूनिवर्स में 2 ही चीजें हैं, मैटर एंड एनर्जी। और छोटे लेवल पे अपने आप को देखोगे तो आपकी बॉडी में भी 2 ही चीजें हैं, मैटर एंड एनर्जी, राइट? चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं बेटा, आज इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें 1 बाय 1 मैं आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। बट एक चीज की अगर मैं बात कर लूं, मैटर किस चीज से बना होता है? एटम से। यह भी आप केमिस्ट्री में पढ़ना शुरू करेंगे। एटम इज स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। पहले यह माना जाता था, बाद में इसको भी फर्दर हमने तोड़ा। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है देखा किसी ने नहीं है, बट इनडायरेक्टली हमने इसके स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाया। बहुत सारे मॉडल्स आप पढ़ेंगे, क्लास 12th में भी पढ़ेंगे फिजिक्स में, और क्लास 11th में आप केमिस्ट्री में ये सब चीजें पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्टकट में बता रहा हूं, एटम का साइज कितना होता है? 10 to the power -10 मीटर। जब मैं साइज की बात करूं तो मेरा मतलब है डायामीटर ऑफ द एटम। इसके सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस है, सारा का सारा मास यहां छुप के बैठा है। किसकी फॉर्म में? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की फॉर्म में। और इसका साइज कितना है? दैट इज 10 to the power -14 मीटर, मतलब 1/10,000 ऑफ दिस। और बाहर कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर चंद इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जी, बस थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन, और ज्यादातर एटम अंदर से खाली है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम। यहां पे फिर दिखेगी आपको यूनिवर्स लव सिमेट्री। देखो सोलर सिस्टम में सन कहां है? सेंटर पे, उसके अराउंड कुछ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ज्यादातर एम्प्टी स्पेसेस हैं। देखो कितनी एम्प्टी स्पेसेस हैं अर्थ और मार्स के बीच में, अर्थ और वीनस के बीच में। और सबसे छोटे से छोटे लेवल पे आ जाओ, आपकी कॉपी का जो पेज भी है वो भी लाखों एटम्स की थिकनेस होगी उसकी। उसको तोड़ के जब आप अंदर आ जाओ, सबसे छोटा एक एटम जिसको आप नेक्ड आइज तो छोड़िए, अच्छी से अच्छी माइक्रोस्कोप से देख नहीं पाएंगे, अच्छी से अच्छी रेजोल्यूशन वाली माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उस एटम के अंदर भी इतनी लार्ज एम्प्टी स्पेसेस है। सोच के देखो, आपकी बॉडी के अंदर भी इतनी लार्ज एम्प्टी स्पेसेस है। सिर्फ हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है कि उतनी छोटी स्पेसेस को ये देख पाए। तो दिस इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स बेटा। हम इसमें हर चीज को विजुअलाइज करते हैं। हाँ, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइज जरूर करना है, चीजों को रिलेट जरूर करना है। नई इंफॉर्मेशन जो ब्रेन में आती है और जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, उसको रिलेट करना जरूरी है, तभी आपका ब्रेन वो इंफॉर्मेशन रिटेन करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज कितना है? 1/10,000 ऑफ द साइज ऑफ एटम। आप इसको ऐसा मान लो इसको मैग्नीफाई करूं तो न्यूक्लियस का साइज हो जाए, डायमीटर हो जाए 1 सेंटीमीटर, तो एटम का डायमीटर होगा 10,000 सेंटीमीटर, दैट मींस 100 मीटर। विजुअलाइज करके देखो 100 मीटर कितना बड़ा डिस्टेंस है, और उसके सेंटर में न्यूक्लियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। मतलब फुटबॉल स्टेडियम जितना अगर एटम है तो सेंटर में फुटबॉल के जितना न्यूक्लियस है। इतनी एम्प्टी स्पेसेस है हर एक एटम के अंदर, हर एक एटम के अंदर, राइट? चलिए 1 बाय 1 ये सारी चीजें आप डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिजिक्स में 2 हमारी फंडामेंटल थ्रस्ट है, एक है यूनिफिकेशन, एक है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन नाम से क्लियर है, चीजों को यूनिफाई करना, चीजों को जोड़ना।
What is unification? Unification is an attempt to explain diverse physical phenomena. Explain diverse physical phenomena in terms of a few laws and rules. Phenomena in terms of या with the help of a few laws. बहुत कम laws. मतलब क्या हुआ? सिंपल वर्ड्स में कहें, चीजों को जोड़ना. हम तो चाहते हैं जी फिजिक्स में इस नेचर में जो फिनोमिना हो रहा है हम एक ही लॉ बना दें, वो एक ही लॉ सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दे. पर चलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो फिर भी हम कम से कम लॉज रखने की कोशिश करते हैं. कम से कम लॉज के टर्म में ज्यादा से ज्यादा फिनोमिना एक्सप्लेन करने की कोशिश को हम बोलते हैं यूनिफिकेशन. दिस इज अ फंडामेंटल थ्रस्ट इन फिजिक्स. तो फिजिक्स पढ़ते वक्त हमारी फंडामेंटल थ्रस्ट है यूनिफिकेशन, चीजों को यूनिफाई करना. जैसे हमने ये देखा चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, तो एक ब्रांच बनाई फिजिक्स की जिसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. फिर हमने देखा चार्जेस मोशन में आते हैं तो कुछ फिनोमिना शो करते हैं. चार्जेस ट्रेवल करने लगे, उसे बोला करंट. एक ब्रांच बनाई करंट इलेक्ट्रिसिटी. फिर देखा करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. एक ब्रांच बनाई मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेट स्टडी किया. फिर हमने देखा करंट हम जनरेट कर सकते हैं मैग्नेटिज्म की हेल्प से, उसे हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी किया. मतलब ये सारे फिनोमिना जब हमने अलग अलग से स्टडी किया तो अलग अलग ब्रांचेस बनाई. बाद में इन सारी ब्रांचेस को क्लब करके फिजिक्स में एक ब्रांच बना देगी जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. तो ये भी यूनिफिकेशन थी. एक और एग्जांपल लेते हैं. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, और बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं दैट रिवॉल्व अराउंड अर्थ. हम जासूसी के लिए सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन के लिए, आपके घरों में डीटीएच है. इन सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए एक ही फंडामेंटल लॉ है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अगर ग्रेविटेशन ना होती तो ये सब फिनोमिना ना होते. दैट इज अगेन अ यूनिफिकेशन, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिफिकेशन. ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स आगे भी अलग अलग चैप्टर्स में देता जाऊंगा कहां कहां हम यूनिफिकेशन हमने यूज की, राइट? चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं. सो रिडक्शनिज्म क्या है बेटा जी? रिडक्शनिज्म इज एन अटेम्प्ट, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, इज एन अटेम्प्ट टू स्टडी, इज एन अटेम्प्ट टू स्टडी अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, टू स्टडी अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं बाय स्टडिंग इट्स सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, बाय स्टडिंग इट्स सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. तो उसके सिंपलर छोटे छोटे हिस्सों को स्टडी करके हम बड़े से बड़े फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. जैसे हमने देखा ये एयर यहां पे है, ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. जो भी सरफेस, इस वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, छत पे भी, मेरी बॉडी पे भी, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. अब उसका कारण स्टडी करने के लिए हमने एयर को डिटेल में स्टडी किया, काइनेटिक थ्योरी बनाई हमने देखा एयर का हर एक पार्टिकल रैंडम मोशन में है. जैसे मान लीजिए आप बॉलिंग करा रहे हैं, बॉल बैट पे हिट करती है तो फोर्स एक्सर्ट करती है, तो ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में, ये लगातार टकरा रहे हैं सभी सरफेसेस के साथ, तो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. एंड व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर. तो हमने छोटे लेवल पे फिनोमिना को स्टडी किया, इसके छोटे हिस्से एक एक मॉलिक्यूल के मोशन को स्टडी किया, तो हमें समझ आ गया बड़ा फिनोमिना ये प्रेशर किसकी वजह से एक्सर्ट कर रहा है. कि प्रेशर मेरे हाथ पे ऊपर से नीचे भी एक्ट कर रहा है, नीचे से ऊपर भी एक्ट कर रहा है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन रैंडम है, हर तरफ है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शनिज्म. तो ये हमारी दो फंडामेंटल थ्रस्ट थी फिजिक्स के अंदर. ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम. हाँ जी बेटा, क्विकली बढ़ते हैं अगले पार्ट पे. अभी हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट. क्या है फिजिक्स की, क्या स्कोप है, फिजिक्स पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक्साइटमेंट क्या है, बेटा क्विकली कवर करूंगा. देखिए एक चीज है, आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को एक बार रीड कीजिएगा खुद से, आपको बहुत सारी चीजें इसमें से मिलेंगी, क्योंकि अचानक से इतने छोटे लेक्चर में मैं कंडेंस करके नहीं डाल सकता. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारे यहां गैदर करने की कोशिश की है. सबसे पहले फिजिक्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, एक क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स मेनली वो पार्ट है जो प्री 1900 एडी डिस्कवर हो चुका था, और 1900 के बाद जो डिस्कवर हुआ ज्यादातर मॉडर्न. इसमें सर आइजैक न्यूटन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल फिजिक्स में, और इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स की मेन ब्रांचेस बेटा कौन कौन सी? इसको हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी कहते हैं, बड़े लेवल पे. आई होप मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग आपको पता है. तो क्लासिकल में ज्यादातर मैक्रोस्कोपिक लेवल के फिनोमिना हम ऑब्जर्व कर रहे थे, उनसे डील कर रहे थे. सबसे पहला पार्ट है मैकेनिक्स. In mechanics, we deal with the motion. We deal with the study of motion of material objects.
फिर वो यहां पे हो, ग्राउंड पे किसी कार का मोशन हो, आप एक पत्थर फेंके, या अर्थ का मोशन हो, किसी का भी मोशन हो, तो मैकेनिक्स में मोशन से डील करते हैं। और ये मैकेनिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्लास 11th में। इनफैक्ट क्लास 11th का मेजर पार्ट ही आपका मैकेनिक्स है। बुक 1 ऑलमोस्ट सारी की सारी मैकेनिक्स है, बुक 2 का भी मेजर पार्ट मैकेनिक्स, और थोड़ा एक्स्ट्रा उससे आप पढ़ेंगे क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स। ये फिजिक्स की दूसरी ब्रांच है। थर्मो स्टैंड्स फॉर हीट। इन दिस ब्रांच वी डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स एंड वाइस वर्सा। हीट एनर्जी किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे हीट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप लोगों के जितने भी हीट इंजन है हमारे पास, हर कार, हर स्कूटर, हर बाइक के जो इंजन है उसके अंदर फ्यूल जल रहा है तो उसमें से हीट पैदा हो रही है। वही हीट किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। कभी कभी मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। आप हाथों को रब करें, गर्म हो गए। आप दो पत्थरों को बीट करें जोर जोर से, गर्म हो जाएंगे। तो मैकेनिकल किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में। इन सब चीजों से ये डील करेगा थर्मोडायनेमिक्स। कौन से पॉसिबल है, कौन से नहीं। जैसे दो पत्थरों को बीट करूं तो गर्म हो गए, लेकिन अगर पत्थरों को गर्म करूं तो क्या अपने आप ये इस तरह का मोशन शो करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ हम यहां पढ़ेंगे। आपके घरों में रेफ्रिजरेटर, एसी जो काम कर रहे हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, वो सब हम थर्मोडायनेमिक्स पे पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद आएगा बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सारे ब्रांचेस को क्लब करके एक नई ब्रांच बना दी गई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं। ये आपको 11th में नहीं, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th। उसके बाद है ऑप्टिक्स, फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट। थोड़ा आप 10th में पढ़ चुके हैं, अब दोबारा जाके आप इसको पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। तो ये सब मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना, ये ब्रांचेस मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना से डील कर रही थी। जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें एटॉमिक फिजिक्स आ गई, न्यूक्लियर फिजिक्स आ गई, पार्टिकल फिजिक्स आ गई। वैसे तो कैटेगराइजेशन की जाए तो बहुत सारी कैटेगरीज बन सकती हैं। रोबोटिक्स आ गई, सेमीकंडक्टर्स आ गए, लेकिन ब्रॉडली जब मैं क्लासिफाई करूं तो इसको मेनली क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी में हम क्लासिफाई करते हैं। बाकी सब ये क्वांटम फिजिक्स के ब्रांचेस आ गई। एटम के लेवल पे, न्यूक्लियस के लेवल पे वो पार्टिकल का बिहेवियर कैसा, ये सब चीजें हम स्टडी करते हैं क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। या क्वांटम फिजिक्स कह लो या क्वांटम मैकेनिक्स भी हम इसे कहते हैं। रिलेटिविटी, कि जब किसी पार्टिकल का मोशन इतना हाई हो जाए, जितने मोशन, जो एनर्जी का मोशन है, देखिए लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कोई भी मैटर पार्टिकल उतनी स्पीड नहीं एक्वायर कर सकता, ना ही आज तक हम करा पाए हैं, और थ्योरेटिकली भी हम जानते हैं मैटर पार्टिकल ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसके पीछे मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है, ये सब चीजें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल रिलेटिविटी में एक चीज बता सकता हूं कि कोई पार्टिकल की स्पीड अगर बहुत हाई हो जाए, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, किसी बॉडी की स्पीड 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड भी हो जाए, उसका 1/10 भी हो जाए, तो उस बॉडी का मास बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी तक हम क्या मानते थे? मास कांस्टेंट रहता है। तो यह है रिलेटिविटी, चीजों को रिलेट करना, मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन, इनके रिलेशन, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं, राइट। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है बेटा? फिजिक्स में जब हम स्टडी करते हैं, हम लेंथ को स्टडी करते हैं, मास को स्टडी करते हैं, टाइम को स्टडी करते हैं। ये सब चीजें हम किस रेंज के, किस लेवल के पे इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लेंथ की बात करूं, अभी अभी यहां मैंने न्यूक्लियर डायमीटर आपको बताया था 10⁻⁻14 मीटर से लेकर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो साइज है वो है 10⁻26 मीटर। अब आप पूछोगे कैसे फाइंड आउट किया? कुछ चीजें डायरेक्टली मेजर होती हैं, कुछ इनडायरेक्टली मेजर होती हैं। थोड़ी इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स आपने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में भी की हैं। तो ये सब चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनडायरेक्टली चीजों को मेजर किया था। बट हमारा अंदाजा है कि यूनिवर्स का जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका साइज कितना है? 10⁻26 मीटर। इट्स अ वेरी बिग वैल्यू। जैसे अभी मैंने 10⁻14 का अंदाजा आपको लगाना सिखाया था। देखो 1 के आगे एक 0 लगाओ तो 9 का डिफरेंस आ रहा है 1 से 10 में जाने में। 10 के आगे एक 0 लगाओगे तो 90 का डिफरेंस आ रहा है। 100 के आगे एक 0 लगाओगे तो 900 का। तो वैसे जब आगे आगे एक 0 बढ़ाते जाते हैं तो ये डिफरेंस कई गुना ज्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया लेंथ। इसके बाद अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम, हम छोटे से छोटा जो टाइम मेजर करते हैं वो 1 सेकंड का इतना छोटा हिस्सा 10⁻22 सेकंड से लेकर लार्जेस्ट टाइम जो हम अर्थ की एज और यूनिवर्स की एज इमेजिन करते हैं, दैट इज 10⁻18 सेकेंड। सिमिलरली बेटा जी, जब मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन जो सबसे हल्का पार्टिकल है उसके मास का ऑर्डर है 10⁻31 kg से लेकर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो मास हम अभी आज की डेट में इमेजिन करते हैं दैट इज 10⁻56 kg। ये हमारा अंदाजा है।
तो देखो ये इसका स्कोप एंड एक्साइटमेंट है, कितनी एक्साइटिंग है। इलेक्ट्रॉन का देख नहीं सकते, लेकिन हमने अंदाजा लगाया उसके मास का, उसके साइज का अंदाजा लगाया। एटम को देखा नहीं, बट फिर भी बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन कर करके हमने अंदाजा लगाया। तो जब ये साइंस के फिजिक्स के बेसिक लॉज हम पढ़ लेते हैं, इसके बेसिस पे हम नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बेटा जी एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू डे लाइफ है। जैसे फैन इज अ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ टेक्नोलॉजी, मोबाइल इज अ टेक्नोलॉजी। ये सब चीजें क्या है? टेक्नोलॉजी, जिनको आप इस्तेमाल कर पाए डे लाइफ में। हाँ, टेक्नोलॉजी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इट शुड बी इजी टू यूज, हर आम इंसान की समझ में आना चाहिए, तभी हम उसको टेक्नोलॉजी बना पाते हैं, अदरवाइज वो साइंस ही रहती है। सो एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन डे लाइफ इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्विकली कवर करते हैं बेटा, क्योंकि ये सब चीजें आगे आपको पढ़नी है। 11th-12th में सारी फिजिक्स, जितनी फिजिक्स आज तक डिस्कवर हुई, कहीं ना कहीं आप टच करेंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू उसका, कुछ चीजें बड़ी गहराई में पढ़ेंगे, कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, सारी की सारी फिजिक्स आप पढ़ेंगे। इवन हायर लेवल पे भी जब आप स्टडी करेंगे तो यही फिजिक्स वहां अप्लाई करेंगे, राइट? तो चलिए एक और चीज थोड़ी सी डिस्कस करते हैं बेटा जी, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। इस नेचर में फंडामेंटल जितनी भी फोर्सेस हैं, अगर मैं भी किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगा रहा हूं तो इसका भी ओरिजिन कहां पे है? जितनी भी फोर्सेस इस यूनिवर्स में एक्ट कर रहे हैं उनका ओरिजिन कहां पे है? फंडामेंटल लेवल पे ये फोर्सेस हम क्लासिफाई करते हैं। वैसे तो 4 कैटेगरी थे, लेकिन पहले मैं 3 डिस्कस करता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स। देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किनके बीच में ऑपरेट करती है? ऐसी दो बॉडीज जिनके पास मास हो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने शायद क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले ये फोर्स हमने डिस्कवर की। जब हमने डिस्कवर की तो हम मानते थे सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स यही है, पूरा सोलर सिस्टम इसी के बेसिस पे काम कर रहा है, पूरा यूनिवर्स इसकी वजह से काम कर रहा है। तो बड़े बड़े लेवल के फिनोमिना जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, यूनिवर्स के लेवल पे देखोगे तो ग्रेविटेशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। तब हम मानते थे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बट बाद में आके पता चला इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, इट्स वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, इट इज वीकेस्ट, सबसे वीक फोर्स है। लेकिन इसकी रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट है, हजारों लाखों किलोमीटर पे, सन और अर्थ के बीच में लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस है, तब भी ये वहां पे ऑपरेट कर जाती है। वीकेस्ट क्यों है? क्योंकि जब तक बॉडीज का मास बहुत ज्यादा ना हो तब तक ये फोर्स एप्रिशिएबल नहीं है। जैसे इन दोनों के पास मास है, बट क्या इनके बीच में कोई फोर्स है? अगर मैं 2 पेंडुलम सस्पेंड करूं तो इनके बॉब के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इनको सीधा वर्टिकल ना रेस्ट करके ऐसे रेस्ट करना चाहिए, बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं होता। हाँ, ये पेंडुलम अगर आप इस तरह से बनाते, कई टन भारी मास होता है इन दोनों बॉब्स का, तो इन दोनों को आसपास सस्पेंड करते तो ये थोड़ा अट्रैक्ट करते खुद को और ये ऐसे रेस्ट करते। इसलिए कहा वीकेस्ट, जब तक मास ज्यादा ना हो तब तक फोर्स नेग्लिजिबल है। हाँ, उसके बाद बेटा रेंज लॉन्गेस्ट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज लॉन्गेस्ट है, बट इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। उसके बाद आते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। ये किसकी वजह से ऑपरेट कर रही हैं? ये चार्जेस की वजह से ऑपरेट कर रही हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चार्जेस की वजह से, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। इट इज मच स्ट्रॉन्गर फोर्स, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। बेटा अगर मैं ये लिख पा रहा हूं बोर्ड पे, तो इंक और बोर्ड के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट कर रही है। फ्रिक्शनल फोर्स का कारण भी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सब चीजें आगे डिस्कस होंगी, ठीक है, आज सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। हाँ, इसकी रेंज जो है वो शॉर्ट है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। इसकी रेंज उतनी छोटी है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कुछ मीटर हो जाए, अगर आप 15-20 मीटर डिस्टेंस पे भी रख दे तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑपरेट नहीं करती। तो स्ट्रॉन्ग तो है बट रेंज शॉर्ट है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, बट इसकी रेंज शॉर्टेस्ट है। देखो आप जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा है। अब प्रोटॉन सारे पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन तो माना न्यूट्रल, बट क्या ये पॉजिटिव चार्जेस रिपेल नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे को? अगर ये रिपेल कर रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये डिसइंटीग्रेट क्यों नहीं हो जाता न्यूक्लियस? इसके पीछे क्या रीजन है? इसका मतलब उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स वहां पे ऑपरेट कर रही है, लेकिन ये बस इतने छोटे डिस्टेंस पे भी, न्यूक्लियर डायमीटर के ऑर्डर के डिस्टेंस पे ही ऑपरेट करती है, इससे ज्यादा डिस्टेंसेस पे नहीं। तो ये नेचर की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इकट्ठे बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस में, राइट? तो ये है बेटा जी नेचर की 3 फंडामेंटल फोर्सेस। हालांकि एक फोर्स हो रहा है वीक न्यूक्लियर फोर्स,
जो इन दोनों के बीच में आएगी, ग्रेविटेशन से स्ट्रांग होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक से वीक होगी, बट वो रेयरली कभी कभार, जब अल्फा बीटा पार्टिकल्स आपने सुना होगा, रेडियो एक्टिविटी में जब बीटा डिके होता है तो तब वो ऑपरेट करती है। ठीक है, तो मेनली ये तीन फोर्सेस हैं, इनकी रेशो अगर हम कैलकुलेट करें दैट इज 1:10 to the power 36, दैट इज टू 10 to the power 38। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं, और न्यूक्लियर फोर्स इससे 100 टाइम्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं। तो दीज आर थ्री फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। अगर इसी बीच में एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, अगर मैं उसको इंक्लूड कर दूं एफ वीक, तो यहां पे एफ वीक जो है वो 10 to the power 25 टाइम्स ग्रेविटेशनल है। बाकी ये रेशियो तो मैंने पहले ही मेंशन कर दी। ठीक है, तो ये बेसिक्स थे बेटा इस चैप्टर के। इसके बाद वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जो आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है आप एक बार उसको रीड कर लें अच्छे से प्रॉपरली इस चैप्टर को लेके। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती तो मेरे से पूछिए, व्हाट्सएप पे मुझे डाउट भेजिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, सो इतना ही था बेटा आज फिजिकल वर्ल्ड में, ये थी सिर्फ इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस बीच में बेटा एक एडवाइस देना चाहूंगा, जब मैं मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट कराऊंगा तो उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिकल टूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिजिक्स उन्हें ईजी नहीं लगती कभी। तो अगर आप चाहते हैं फिजिक्स आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, ईजी हो, तो आपको मैथमेटिकल टूल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।